ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर आज लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 14 बेटे इंटरेस्ट रेट रिस्क। वैसे तो मैंने 80% इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में सब कुछ बता दिया है। जो मेजर पार्ट है कैपिटल में जो कवर्ड है, बीबीबी में कवर्ड है, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट द पॉइंट इज अभी थोड़ा सा काम बाकी है जो हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क में करना है, एंड दैट टू रिलेट्स टू इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर हमने देख लिया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हमने देख लिया, यील्ड कर्व देख लिया, गैप एनालिसिस समझ लिया। अब हमें ये समझ आ गया कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, सपोजिंगली हमारे पास ऑलरेडी बोरोइंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ फ्लोटिंग में हैं, कुछ फिक्स रेट में हैं। इट मीन्स वी आर इन एक्सपोजर, वी आर हैविंग सम रिस्क। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू मैनेज इट। आपको सर्दी लग गई, ध्यान नहीं दिया, ठंडे पानी से नहा लिया, एकदम उठे ना सोकर नहाने चले गए, फिर आपने सॉक्स भी नहीं पहनी और फिर आपने ठंडा दूध पी लिया और विंटर्स चल रही थी, आपको सर्दी लग गई, एक्सपोज हो गए आप, रिस्क हो गया। अब उस सर्दी जुकाम से बचे कैसे? गर्म पानी पिए, सॉक्स में अपने फीट्स में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगाएं, सॉक्स पहने, अपनी बॉडी को कवर करें। दैट इज hedging. You are doing hedging from सर्दी and जुकाम, from cold and and different other diseases. कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमें रिस्क हो जाता है, and we have to face that risk. and then how to manage it. तो आज का ये जो लेक्चर है ना, आज से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे, लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9, बेटे हेजिंग टूल्स हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाले हेजिंग टूल्स नहीं, हाँ लॉजिक्स वही हैं, कंसेप्ट्स वही हैं, वही फ्यूचर है। मैंने आपको बताया था फ्यूचर कैन बी फॉर करेंसी फ्यूचर, फ्यूचर कैन बी फॉर इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर कैन बी फॉर सिक्योरिटीज, फ्यूचर कैन बी फॉर कैटरीना कैफ। किसी के लिए भी आप शर्त या हेजिंग कर सकते हैं यार। Similarly, options. Similarly, I can enter into forward contract, and if I enter into forward contract for interest rate, that will be named as forward rate agreements. तो ये जो लेक्चर 6 से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, इट विल बी इन रिलेशन टू हेजिंग। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ओपन करें। आज इस लेक्चर नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 हम करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 14 का नाम है इंटरेस्ट रेट रिस्क। आई थिंक आप बात सब समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी 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 बातें रखूंगा, और समय कम लगेगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ बेस in foreign exchange risk management. In that we have discussed internal hedging tools, we have discussed external hedging tools, and when I say internal hedging tools, I have discussed so many techniques. And when I say external hedging tools, जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बोलते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स भी बोलते हैं। बेटे आज के इस लेक्चर में इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कैसे करना है और उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं वही करने जा रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी थॉट्स को मेरी तरफ लेकर आए, मेरा ध्यान मेरी तरफ रखें। एंड टुडेज कोटेशन इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल आप जो करते हैं वो चीज होती है। कहते तो रहते हैं मैं एसी से कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बिग 4, ये एमएनसीज। बेटा करके दिखाइए, पहले पास तो होके दिखाइए यार। एसीसीए F9 पहले आप पास हो जाइए, फिर आगे की बातें देखेंगे। मेरी आप बात समझ रहे हैं? आइए जी, अपनी वर्थ प्रूफ कीजिए और बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ रहे हैं। एसीसीए स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेक्चर 6, मैं भूपेश आनंद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। स्वैग से स्वागत करेंगे, स्वैग से स्वागत करेंगे आपका। आइए जी, मेरी कहानी बड़ी प्यारी सी है जो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। पहली बात मैं जो कहने वाला हूं उसका नाम है एक्सपोजर। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू एक्सपोजर होगा क्या? रिस्क। और जब रिस्क हो गया तो उसको कैसे करें? मैनेज। सो हियर माय डिस्कशन विल बी ओनली एंड ओनली फॉर इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर।
एंड देन इफ देयर इज अ इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर, सूखी लकड़ियां होंगी और आग की चिंगारी होगी तो आग तो लगेगी। अब आग लग गई, उसको मैनेज कैसे करें, दैट इज इंटरनल हेजिंग टूल्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग टूल्स। तो मैं भूपेश आनंद, कोविड भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन एक्सपोजर तो था, अभी भी चाइना में है, कोविड हो गया रामलाल को, तो कोविड की मैनेजमेंट के लिए उसको मेडिसिन खानी पड़ेंगी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहां पे खड़ा हूं और आपके सामने कह रहा हूं कि हेजिंग का मतलब होता है, हेजिंग वैसे, बिकॉज द पॉइंट इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंटरनल हेजिंग टूल्स, नो डाउट हेजिंग मींस टू कवर, टू कवर द रिस्क। आप अपने फेलियर का रिस्क हेज करने के लिए हार्ड वर्क करते हो एज ए ACCA गाय। Similarly, when I say hedge, it means to cover. I want to cover it. I want to manage it. I want to minimize it. तो मैंने लिखा hedge, tools, derivatives, risk management to cover. जैसे रेनफॉल के रिस्क को कवर करने के लिए आप रेन कोट या अम्ब्रेला लेके जाते हो, तो मैं कहूंगा अम्ब्रेला और रेन कोट इज अ टूल टू कवर द एक्सपोजर ऑफ रेनफॉल। सनलाइट ज्यादा हो, आप उससे पहले अपने फेस में सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हो, क्योंकि आप सनस्ट्रोक से बचना चाहते हो, गॉगल्स पहन लेते हो। इट मीन्स आप अपनी आईज को, अपने चेहरे को सनस्ट्रोक से बचाना चाहते हो। इट मीन्स जो आईज, जो आप क्रीम लगा रहे हैं और जो गॉगल्स पहनी हुई है, इट इज नथिंग बट हेजिंग टूल। एंड द विंटर्स यू वियर द वार्मर्स। आपने अमिताभ बच्चन की मूवी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, लक्स कोजी। क्या कर रही है ये सब? दीज आर द डेरिवेटिव्स, दीज आर द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कि आपको सर्दी ना लग जाए। सिमिलरली एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको मैं आज 5 टूल्स देने वाला हूं। कुंती माता के 5 पुत्र थे। आज के इस लेक्चर में मैं एक टूल करा भी दूंगा। वैसे 5 टूल्स हैं, हर लेक्चर में एक दो टूल्स करेंगे और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटे आप सब कमर सीधी करके बैठेंगे। आप ऊपर लिख रहे हैं, फॉलोइंग आर द टूल्स फॉर हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करेंगे टूल्स। पहला टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन और बार बार आ रहा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। कैप्लन और बीबीबी में रेगुलर 2-3 क्वेश्चंस दिए इसके ऊपर और पास एग्जामिनेशन में बार बार आया हुआ है। बेटे छोड़ के नहीं जा सकते, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है। लेकिन जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट रेट के लिए करेंगे, एक वचन लेंगे या वचन देंगे, रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया कि मैं तेरा तू मेरी, काम खत्म। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, FRH शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे आपके घर के नाम है बंटी, बबली, छोटू, रामू, बाहर के नाम कोई और है, घर में आपको प्यार से ऐसे बोला जाता है, तो FRA ऐसे बोलते हैं बेटे हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स को। आज के इस लेक्चर के थ्रू ही मैं बताऊंगा व्हाट इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, लेक्चर 6। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम करेंगे इंटरेस्ट रेट गारंटीज। सब बातें इंटरेस्ट रेट की होंगी, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क को ही हेज करना सिखा रहा हूं। इंटरेस्ट रेट की गारंटीज, इंटरेस्ट रेट के फ्यूचर्स, वी हैव डिस्कस फ्यूचर हेजिंग, प्रोसेस ऑफ हेजिंग, नो डाउट दैट वाज देयर इन इंटरनेशनल। जब आप स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, when you take advanced financial management, but still I have told you what is future, how to hedge future, what is the process of future hedging. Interest rate futures, interest rate futures, interest rate options, और ऑप्शंस में हम करेंगे कैप्स, कॉलर्स एंड फ्लोर्स सीखेंगे। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, स्वैप हम देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वैप। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्वैप, बट स्वैप का मीनिंग समझा है। स्वैप कैन बी फॉर करेंसी स्वैप, स्वैप कैन बी फॉर एनीथिंग, यू नो। सो हियर वी विल डिस्कस हाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स यू कैन मिनिमाइज योर इंटरेस्ट रेट। बेटे बड़ा मजा आने वाला है। ये 5 के 5 टूल्स ही बड़े प्रीशियस, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े लॉजिकल हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप हेजिंग एक्सपर्ट बन जाएं अगर आपको 5 टूल्स अच्छे लगे। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स मैं आज के इस लेक्चर में बता रहा हूं। आज आप ये 5 टूल्स पहले लिख लें। फॉलोइंग आर द टूल्स फॉर हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क।
बेटे आपके कैप्लॉन में या उससे पहले मैं अगर अपने जूस नोट्स में देखूं तो आई थिंक मैंने आपके साथ अभी तक क्या क्या डिस्कस कर दिया, इंटरेस्ट रेट डिस्कस कर दिया, इंटरेस्ट रेट रिस्क डिस्कस कर दिया। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपके सामने हूं हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। आइए जी देखते हैं, आइए बेटे आइए। इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपॉन return on debt and term of debt. I think we have seen this, that what is a security, this is upward sloping, this is downward sloping, this is humped, yield is curve is a relationship between this. ये बातें बेटे बड़ी बताई है आपको, मैं क्या बताऊं, इतने प्यार से बताइए, शेप्स बताइए। शेप्स में वी हैव डिस्कस नॉर्मल, वी हैव डिस्कस इन्वर्टेड, वी हैव डिस्कस फ्लैट, वी हैव डिस्कस दिस, वी हैव डिस्कस थ्योरीज। ये बातें कुछ नहीं बेटे, सीधा आ जाइए। मैं सीधा आ गया हूं जी, कहां पर, मैं सीधा आ गया बेटे, किधर बेटे, आपके सामने आ गया हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। मैंने 5 टूल्स बताने हैं बेटे, 5 टूल्स विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू, अभी अभी आपने लिखे हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA, फिर इंटरेस्ट रेट गारंटीज, गलती से यहां नहीं लिखा हुआ, आप लिख लें इंटरेस्ट रेट गारंटीज, फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, फिर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस एंड फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। देयर आर 5 टूल्स। और अभी मैं आपको FRA कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपना रजिस्टर, अपना स्टडी, अपनी कैप्लन, अपना BBB भी देख लें। जो आप कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आज हम जो करेंगे, देखिए अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया सीधा हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो मैंने आपको एक्सपोजर बताया, रिस्क बताया, हेजिंग बताया, हेजिंग के टूल्स बताए, और आज पहले टूल की बात करेंगे, एक्सटर्नल हेजिंग टूल, एक्सटर्नल हेजिंग टूल फॉर हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, और उसका नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप एक एक बात मेरी उसकी लिखिए, हैंड रिटन स्लाइड्स लिखिए और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट देखना स्टार्ट कीजिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू फर्स्टली जॉट डाउन इन योर रजिस्टर। फॉरवर्ड रेट, एज द नेम इंडिकेट्स फॉरवर्ड, इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। It is a forward contract where the underlying asset is loan. The underlying asset is not forex, the underlying asset is not commodity, the underlying asset is not equity, the underlying asset is not debt, the underlying asset is not gold, the underlying asset is loan amount. It means as per this forward contract, one party who is in the long can have a right and obligation to borrow a loan from party 2 who is at a short position. It means short position holder will have a right and obligation to lend, to invest the money at a prescribed rate, and the long party will have a right and obligation to borrow from short at a prescribed rate. And in my example again, I have taken Ramlal and Shamlal. As you are all aware of, Ramlal is always at a long position and Shamlal is at a short position. So again in this FRA also I have used the same example. So please write the first point. Forward rate agreements are, they are also forward contracts, they are also OTC contracts, they have also fixed commitments, there is a dealer involved in that, it is a tailor-made contract. So forward rate contracts are forward contracts on interest rates, because if I want to borrow some amount after a particular period and I am worried that interest rate will increase after that much period, and today I want to lock that position, I want to hedge that position, so I can today enter into a forward contract as per which I can lock that future interest obligation today itself. I can block that. So that is first point. Now what is the meaning of long? Again, in a forward contract, and any forward contract, there are 2 parties. One is long and second is short. The long means who has to borrow, who requires something, who has to buy in our previous examples. And the short means the person who will lend, who will invest, who has to invest. Again, there will be 2 parties, but the long FRA party is of the view that
is of the bullish view. Now, what is the meaning of bullish view in FRAs? It is he is of the view that in coming days the interest rate will increase. FRA, long FRA, Ramlal, in our example, is of the view that in coming future the interest rates will increase. They will shoot up. So he wants to lock that position because he wants to borrow that after a particular period. And short person, the person who is short, that is Shamlal, who is of the bearish in nature, is of the view that interest rate will decrease and he wants to lock his position. So there will be a contract between Ramlal long and Shamlal short, and as per that contract, one party can borrow from another, let it be that notional amount, and other party will lend at for a prescribed period at a prescribed rate, and that agreement is named as forward rate agreement. So first point is forward rate agreement. Second is long on FRA. Third is short on FRA. Now, FRA is based on the notional amount mostly settled in cash. Okay. So, I will be taking the most interesting part in today's lecture, and that is my case study. Because with the help of case study, we can easily understand what this concept is, which cannot be cleared with the help of curriculum or with the squares and notes. So I am telling you my case study in my simple language. Let there be two parties. One is Ramlal and second is Shamlal. Ramlal wants to borrow, Shamlal wants to lend. So Ramlal will be at long, Shamlal will be at short. So I have written that. Let the amount of loan be $1 million. And let the prescribed interest rate be 6%. Now this implies, now what is the meaning of this? This implies that Ramlal, which is long, will be able to take loan, that is borrow 1 million at the rate of 6% for a specified duration. Now that duration can be 60 days, 90 days, 120 days. In FRA we always follow 30-day convention. So I will be telling you what I mean by 30-day, and it also implies that as per this FRA, the Shamlal will be at short position, and the party which is short, that is Mohanlal or Shamlal, will have, let me write down Shamlal because I have used in all the places Shamlal. This person is Shamlal. This person is Shamlal, who is in the short position, will have a right and obligation to lend 1 million to long party. That is Ramlal. Okay. So now the point is, I have just told you the views of this, Ramlal is that interest rate will increase. And if interest rate increase in future, now Ramlal has to pay a fixed amount of 6%. So he will enjoy, he will be happy, he will be benefited when interest rate will shoot up. And what about Shamlal? He will be benefited when interest rate will come down because he is getting 6% as interest rate. So that point which I have written, that when long FRA will be beneficial to Ramlal, and when Shamlal will be happy, when Ramlal will be happy. Now the point, the most important point in today's lecture is this, that what is a terminology which is being used in FRS. Now in FRS we use a specific terminology. So please write down. FRAs are quoted on the number of months using 30-day month convention. We always use 30-day as month convention. For example, I have written 2 by 5, 2 by 4, 1 by 4, 6 by 3. Now this is not possible, but just for explanation purpose, I have written 6 by 3, 6 into 3. Now what I mean by 2 by 5, it means that Ramlal required funds after 60 days. And for 90 days. Now how I have calculated 60 days? Because 2 months, 1 month is 1 month is equal to 30 days, so 2 months is equal to 60 days. So his contract will mature on 60th day. His forward rate agreement, his forward contract will mature on 60 days because he requires the funds after 60 days and for 90 days. So this is 5 minus 2 is 3. Because that 5 is later figure. That is composite of former. You're getting my point. So he requires for 90 days. So 90 is 3 months. 3 plus 2, 5. So that's why I've written 2 into 5. So he from there I got 90 days. So I have written that
Please see to me that case study. Ramlal is long in FRA during this. So I have taken the same 2 by 5. Now, what is the meaning of 2 by 5? It means Ramlal has a right to borrow this much amount on 60th day from today. Let it be T0 today. So from 60th day, and he can borrow for 3 months. That is for 90 days. It means 5. The later figure is composite of former. So that is 3 months. It means 5 covers the entire time. You're getting my point? It also means contract will expire 60 days from now. It means he has a right and obligation. After 60 days, he can borrow the money at this rate from Shamlal. So that after 60 days, that right and obligation will expire. So he has to borrow on 60th day. It also means that on the 60th day, the party which is long, Ramlal, will borrow a loan of notional amount from short party Shamlal for 90 days at the prescribed interest rates. Now 6 by 3 cannot be possible because when I say 6, it means you can borrow after 180 days. But that later part should be composite of former. So it should be always greater than first part. You're getting a point? You're getting a point? It means it can be either 6 by 7 or 6 by 8 or 6 by 9, but it cannot be 6 by 3 because the later part is composite of former. So this cannot be a correct notation. Okay. So now I'm coming to what are the uses of FRS. Now we have discussed what is the meaning of forward rate agreement, and Ramlal can lock his position. Ramlal, there is no need to worry for Ramlal because interest rates are being locked. Now what is the use of FRS? Now, when I say use of FRA, I mean that because Ramlal can hedge, can secure his interest rate obligation, so it means the FRAs are used for hedging your interest rate liabilities. So this is the most important use which FRA serves. FRA is used by firms to hedge the risk of borrowing and lending. Both the parties can have a beneficial because Shamlal is of the view that the interest will be coming down. Ramlal is of the view that interest will be coming up. So both the parties can lock their positions. A firm that intends to borrow in future can lock the interest rate with a long position, because if I think that if I want to borrow, then I have to enter into long position. And in case of firm that intends to lend in future, I know that I am a cash rich company. Cash will be coming after 2 months, and that has to be lended. So I can secure my position by entering into short FRA. So case study: suppose Ramlal wish to borrow after 90 days for 120 days. And Ramlal is concerned about the interest rate in the market. So in this case, Ramlal can lock interest rate now by taking long side of FRA. Now the point is 90 days. So 3 months, 124, 4 plus 3, 7. So I have written 3 by 7 FRA. Understood? How I have calculated 90 days and 120 days. Now no matter what happens to the interest rate 90 days from now, his interest rate will be